हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अक्षय आर्य। आज हम राजस्थान बोर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एरे। इस लेक्चर 1 के अंदर हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहाँ पर समझेंगे, साथ में हम एरे और उसके टैब्स के बारे में यहाँ पर डिटेल से स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर के अगर हम मेन टॉपिक्स को डिस्कस करें सबसे पहले, तो यहाँ पर पहला टॉपिक आप एरे के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप टाइप्स ऑफ एरे स्टडी करेंगे, फिर आप बेसिक ऑपरेशंस एरे के ऊपर स्टडी करेंगे, जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर जो कि डेटा स्ट्रक्चर का हमारा था ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, इंसर्शन, डिलीशन, इस तरीके के। इसके अलावा रिकर्सन के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, पॉइंटर के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में भी हम स्टडी यहां पर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू एरे। तो यहां पर हम समझेंगे एरे के बारे में। तो देखिए, एरे होता क्या है। एरे कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है, यानी कि बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक्स का एक ग्रुप होता है। जैसे आप एक वेरिएबल जब बनाते हैं, सपोज दैट आपने लिखा int x सेमीकोलन, तो x नाम से एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, सिंगल ब्लॉक क्रिएट हो गया, ठीक है। लेकिन एरे के साथ कुछ डिफरेंट होता है। अगर आप यहां पर लिखें int x 3 सेमीकोलन, तो ऐसा लिखने पर यहां पर x का एक ब्लॉक नहीं बन के x के 3 ब्लॉक बनेंगे, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। इस बार एक्स के 3 ब्लॉक यहां पर क्रिएट होंगे एक साथ, जिसे हम x0, x1 और x2 के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल आपको बनाने हो, आप यहां पर लिख सकते हैं कि आपको 20 क्रिएट करने हैं, 200 क्रिएट करने हैं, आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो देखें, डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि एरे क्या होता है। An array is a sequence of data items of same type। देखिए, एरे क्या है? एक सीक्वेंस है बहुत सारे डेटा आइटम्स की, जिनका टाइप सेम है। टाइप सेम से मीन जैसे सभी INT हो, या सभी फ्लॉट हो, या सभी कैरेक्टर हो, तो सेम टाइप के डेटा आइटम्स की एक सीक्वेंस होती है एरे। एरे इज सिंपली ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। तो जैसा भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एरे एक कलेक्शन होता है वेरिएबल्स का, द सेम डाटा टाइप, एक जैसे डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स का कलेक्शन होता है। अगर आपको 10 इंटीजर वेरिएबल बनाने, आप 10 इंटीजर वेरिएबल्स को अलग अलग नाम दोगे, अलग अलग उनकी डिक्लेरेशन करोगे, इसके बजाय ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि आप एक एरे क्रिएट कर दो 10 डेटा आइटम्स का, दैट आर रेफरेंस्ड बाय ए कॉमन नेम। देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आप एक वेरिएबल बनाते हो, जैसे मुझे 3 वेरिएबल अगर यहां क्रिएट करने हैं, तो मैं लिखूंगा int a, b, c, और इस तरीके से मुझे 3 मेमोरी ब्लॉक्स मिल जाएंगे। पहला ब्लॉक a का, दूसरा b का, और तीसरा c का ब्लॉक हमें यहां पर मिल गया। लेकिन अगर मैं एरे क्रिएट करता हूं, तो मुझे लिखना पड़ेगा int a3। अब यहां मुझे 3 कंटिन्यूअस ब्लॉक मिल जाएंगे, और ये सारे के सारे ब्लॉक ए के ही होंगे। एडवांटेज आपको समझ में आया? बहुत जल्दी बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक्स रिजर्व कर सकते हैं, बट बाउंडेशन इतनी सी है कि यहां पर जो डाटा टाइप है वो सेम होगा। डाटा टाइप आप बदल नहीं सकते। नीचे एक एग्जांपल में आप देख सकते हैं 10 की साइज का हमने यहां पर एक एरे बनाया हुआ है, और ये इसकी फर्स्ट इंडेक्स है जो कि 0 से स्टार्ट होती है ऑलवेज एरे की, और लास्ट इंडेक्स टोटल साइज से कम होती है, तो वो 9 पर जाके खत्म हो गई है। ये सभी डेटा आइटम्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ एरे। तो देखिए, बेसिकली एरे 2 टाइप्स के यहाँ पर राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर आपको रेफर किए गए हैं, जिनमें पहला होता है 1 डायमेंशनल एरे और दूसरा होता है 2 डायमेंशनल एरे। इन दोनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनमें। देखिए, 1 डायमेंशनल एरे होता क्या है।
तो जब आप इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और हमने यहां लिखा कि आप 3 की साइज का ए नाम से एरे क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका सीधा इफेक्ट क्या होगा कि यहां पर 3 मेमोरी ब्लॉक्स बनेंगे। ये 3 ब्लॉक्स ए के ही होंगे। इसमें फर्स्ट ब्लॉक को 0 ब्लॉक कहा जाएगा, इसको 1 और इसको 2, और इसी की बेसिस पर इसे नेम मिलेगा A0, इसे मिलेगा A1 और इसे मिलेगा A2। तो ये A0 ब्लॉक है, ये A1 ब्लॉक है और ये A2 ब्लॉक है। तो देखिए ये जो एक डिजाइन है ये 1 डायमेंशनल एरे की है। एक ऐसा एरे जिसमें सभी एलिमेंट्स एक ही फ्लो में होते हैं उसे हम 1 डायमेंशनल एरे बोलते हैं। देखिए 1 डायमेंशनल एरे is a group of element having the same data type and same name। बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका ये ग्रुप होता है। Individual elements are referred to using common name and unique index of the element। देखिए एक अकेले एलिमेंट को जो रेफर किया जाता है यानी कि आइडेंटिफाई किया जाता है उसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है उसका कॉमन नेम और एक होता है यूनिक इंडेक्स। ये जो यूनिक इंडेक्स हैं ये है 0, 1, 2, जिनसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि एरे के किस एलिमेंट की बात की जा रही है। आगे स्टडी करते हैं। द एरे इटसेल्फ इज गिवन नेम एंड its element are referred to by their subscript। देखिए एरे अपने नाम से जाना जाता है और उसके जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम सबस्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि यहां जितने भी एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, ये 3 सबस्क्रिप्ट्स हैं इस एरे की। साइज स्पेसिफाई द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां ये जो 3 दिया है हमने ये साइज है, ये रिप्रेजेंट कर रही है या स्पेसिफाइड कर रही है कि कितने टोटल एलिमेंट्स यहां पर एरे को मिलेंगे इन द एरे। एंड द सबस्क्रिप्ट आल्सो कॉल्ड इंडेक्स वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 थ्रू साइज -1। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर ये जो इंडेक्स नंबर है यहां सबस्क्रिप्ट्स हैं, तो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट का एड्रेस 0 से स्टार्ट होता है, लास्ट वाली का साइज -1 पर फिनिश हो जाता है। यहां एरे की साइज हमारी 3 थी तो ये 2 पर खत्म हो गया। तो इस तरीके से 1 डायमेंशनल एरे होता है। के बारे में कि 1 डायमेंशनल एरे को किस तरीके से बनाया जाता है, तो देखिए 1 डायमेंशनल एरे का जब भी आप निर्माण करोगे तो यहां पर आपको एक सिंटैक्स फॉलो करना होता है जिसमें कुछ चीजें हैं। सबसे पहले आप एरे का डेटा टाइप देंगे। आपको जिस डाटा टाइप के एलिमेंट्स बनाने हैं वो आप यहां पर बताएंगे। अगर हम बात करें डेटा टाइप्स की तो आप INT, फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, इनका यूज कर सकते हैं एरे को डिक्लेयर करने के लिए फिलहाल। इसके अलावा एरे का नाम आप दोगे, जैसे कि आप जो भी देना चाहो नाम आप प्लान कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट आपको एरे की साइज देनी है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको एरे में कितने चाहिए। एक एग्जांपल से देखते हैं। यहां इंटीजर डेटा टाइप का हमने एरे बनाया है, एरे नेम यहां पर n है और साइज यहां पर 5 है। तो अगर मैं बात करूं, इसे लिंक करूं तो ये इंटीजर इसका डाटा टाइप हो गया, एरे नेम यहां पर n हो गया और ये जो 5 है वो एरे की साइज हो गई। तो इस तरीके से यहां हमने एक 1 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर किया है। तो बड़ा सिंपल सा है 1 डायमेंशनल एरे बनाना। आपको बस यहां पर एरे का डेटा टाइप देना है, उसके बाद आपको उसका नेम देना है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर आपको देने होते हैं। इसके बाद आप इजीली एरे डिक्लेयर कर सकते हो। इनिशियलाइजेशन ऑफ 1 डायमेंशनल एरे अब हम यहां स्टडी करेंगे। देखिए एरे का इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, एरे का डिक्लेरेशन हम पढ़ चुके हैं, किस तरीके से एरे को बनाना है। अब बात करेंगे कि एरे को वैल्यूज कैसे देंगे, एरे के एलिमेंट्स में डाटा को स्टोर कैसे करेंगे। तो यहां पर 2 मेथड है, एक होता है स्टैटिक ऑब्लिक कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, एक होता है डायनेमिक ऑब्लिक रन टाइम इनिशियलाइजेशन। तो एक एक करके इन दोनों के बारे में हम यहाँ स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करें कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन की। देखिए कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कंपाइल टाइम होता क्या है। तो कंपाइल टाइम का अर्थ होता है जब आप कोडिंग लिखते हो प्रोग्राम में, उस समय अगर आप
एरे को कोई वैल्यू दे दो तो इसे बोलते हैं कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। कोड लिखते समय ही यदि मान दे दिया जाता है तो ये कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन या स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कहलाता है। इसके अंदर क्या होगा कि जब भी आप प्रोग्राम को रन करोगे ऑलवेज वही वैल्यूज एरे को मिल जाएंगी इनिशियल लेवल पर। तो देखिए इसका एक सिंपल सा सिंटैक्स है कि जब आप एरे को डिक्लेयर कर रहे हो उसी समय आप इसे कंपाइल टाइम इनिशियलाइज कर सकते हो, और उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, डाटा टाइप आप पहले भी दे रहे थे, एरे का नाम था, एरे की साइज थी। अब नया क्या किया, यहां पर एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया सेमीकोलन की जगह, और यहां हमने लिखा कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स लिस्ट। मतलब जितनी भी वैल्यूज आपको देनी है कॉमा लगा के आप सारी वैल्यूज दे दें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, और लास्ट में सेमीकोलन लगा के कर्ली ब्रैकेट को फिनिश कर दें। ध्यान रखें सेमीकोलन यहीं पर लगेगा लास्ट में। एग्जाम्पल से समझिए, एन नाम से एरे बनाया है हमने 10 एलिमेंट्स का, तो ये कुछ इस तरीके से बना होगा। सबस्क्रिप्ट एड्रेस लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एरे नेम एन। तो देखिए एन नाम का एक एरे हमने यहां क्रिएट किया है, और ये यहां पर इसके एलिमेंट्स हैं, और इनका हम कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। तो हमने कुछ वैल्यूज दी 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट में, फिर ये सेकंड में, ये थर्ड में, ये फोर्थ में और ये फिफ्थ में। बाकी के अभी ब्लैंक रहेंगे क्योंकि हमने कम वैल्यूज दी हैं। अगर हम चाहें तो इन्हें फुल भी कर सकते हैं और चाहें तो कम भी दे सकते हैं। बस एक बात का याद रखें कि वैल्यूज बीच में किसी ब्लॉक को स्किप करके नहीं दी जा सकती है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इस एलिमेंट को छोड़ के इसे वैल्यू दे दो, आपको एक फ्लो में ही वैल्यूज यहां पर देनी पड़ेंगी कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन में। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन के बाद हम यहां पर स्टडी करेंगे रन टाइम इनिशियलाइजेशन। देखिए रन टाइम इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया है तब प्रोग्राम स्क्रीन से वैल्यू ले, यानी कि यूजर से वैल्यू ले, तो इसे रन टाइम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। आप वन डायमेंशनल एरे के साथ भी ये कर सकते हो। अब क्योंकि एरे में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो सबके लिए हम स्कैनफ लगा के इनपुट नहीं ले सकते अलग अलग, तो हम यहां पर रन टाइम इनिशियलाइजेशन का पैटर्न यूज कर रहे हैं, और इसके लिए हमने लूप यूज किया है। यहां पर एक फोर लूप हमने काम में लिया है, और इस फोर लूप के अंदर हमने एक काउंटर वेरिएबल लिया है ए नाम से। इसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 दी है क्योंकि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं उनका इंडेक्स नंबर, इसलिए लूप हमने 0 से स्टार्ट किया है। लेस देन 5 तक हमने चलाया है, तो ए की वैल्यू इनिशियल लेवल पर अभी 0 है, और ये लेस देन 5 तक चल सकता है। इसके बाद स्कैनफ यूज किया हमने, और यहां हमने लिखा है कि %d में एक इंटीजर वैल्यू हमें लेनी है, और उस वैल्यू को एड्रेस ऑफ एन ए हमने यहां पर लिखा है। अब देखिए एन के साथ पहले हम सबस्क्रिप्ट एड्रेस 0 1 2 3 ट्राई कर रहे थे, लेकिन इस बार हम डायरेक्टली यहां पर काउंटर वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। तो फिलहाल इसे कुछ इस तरीके से पढ़ा जाएगा, ए को ट्रांसलेट करके 0 पढ़ा जाएगा। तो स्कैनफ n0 के लिए वैल्यू स्क्रीन से ले लेगा। इसके बाद हम यहां से रिटर्न जाएंगे a++ पर, और फिर यहां आएंगे, a की वैल्यू 1 हो चुकी है, और अब ये n1 के लिए वैल्यू इनपुट ले लेगा। इसके बाद फिर ये इंक्रीमेंट होगा, 2 हो जाएगा, फिर ये n2 के लिए वैल्यू इनपुट ले लेगा, फिर ये इंक्रीज होगा, 3 हो जाएगा, और ये n3 के लिए वैल्यू इनपुट ले लेगा, फिर ये इंक्रीज होगा, 4 हो जाएगा, और ये n4 के लिए ले लेगा, और फिर ये इंक्रीज होगा, 5 हो जाएगा। अब बट एक प्रॉब्लम यहां क्रिएट हो गई है कि 5 से लेस नहीं है। ए वैल्यू ऑफ ए इज नॉट लेस देन 5, देन ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और वैल्यूज इनपुट होना बंद हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप एक लूप का यूज करके कितनी भी वैल्यूज इनपुट ले सकते हैं एक साथ एरे में। जबकि अगर आप वेरिएबल्स काम में ले रहे होते तो हर वेरिएबल के लिए आपको अलग से इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ते। एक प्रोग्राम से हम वन डायमेंशनल एरे को समझेंगे कि किस तरीके से आप प्रोग्राम में वन डायमेंशनल एरे को यूज कर सकते हो। तो यहां हमने एक प्रोग्राम लिया है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एंड प्रिंट वैल्यूज ऑफ एरे। देखिए सिंपल सी टास्क है, हम बस वैल्यूज को इनपुट करवाएंगे और उनको प्रिंट कराएंगे। एरे में वैल्यूज इनपुट करनी है और प्रिंट करवानी है। यहां आप देख सकते हैं आउटपुट कितना सिंपल सा हमने यहां डिजाइन करा है। एंटर नंबर्स करके स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा,
यूजर वहां पर वैल्यूज इनपुट करेगा, उसके बाद जो वैल्यूज इनपुट हुई है प्रोग्राम उसे प्रिंट करके बताएगा कि एरे में रखी हुई वैल्यूज ये हैं। तो एक सिंपल सा हमने यहाँ पर प्रोग्राम डिजाइन किया है। ध्यान दीजिए, बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए सबसे पहले हेडर फाइल हमने यहाँ पर लगा ली stdio.h, क्योंकि हम डाटा स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज में स्टडी कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे मेन फंक्शन लिखा है। इसके बाद यहां से यहां तक हमारे प्रोग्राम का कोड है जो प्रॉपरली रन होगा मेन फंक्शन में। यहां हमने डिक्लेरेशन की है एक आई नाम से वेरिएबल की, तो एक वेरिएबल आई हमने यहां पे बना लिया और एक एन नाम से एरे बनाया है 5 एलिमेंट्स का। तो ये एन नाम से एरे हमने यहां क्रिएट कर लिया। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके 5 हैं, यहां से यहां तक 0, 1, 2, 3 और 4। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? ये वाली लाइन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट करवाया हमने, एंटर नंबर्स। तो यहां डबल कोटेशन में न्यू लाइन लगाकर हमने एक मैसेज दिया और मैसेज के बाद भी हमने एक बैकस्लैश n लगाया जिससे कि लाइन चेंज हो जाए। तो इसका इफेक्ट ये वाला था। इस तरीके से यहां पर हमने इसे लिख दिया है। अब वैल्यूज इनपुट लेनी है, तो ये जो है हमारा यहां से यहां तक का जो कोड सेगमेंट है ये है रन टाइम इनिशियलाइजेशन। रन टाइम इनिशियलाइजेशन यहां पर हमने किया है वन डायमेंशनल एरे का, और इस पूरे कोड सेगमेंट का जो इफेक्ट है वो ये है, यहां से यहां तक का। देखें क्या कर रहा है कोड सेगमेंट। इसमें एक काउंटर वेरिएबल लिया आई जिसकी वैल्यू हमने 0 से स्टार्ट की है और ये बढ़ते बढ़ते फिर इक्वल टू 4 तक गई है। तो 0, 1, 2, 3 और 4 ऐसे करके सारे एलिमेंट्स के लिए वैल्यूज स्क्रीन से आ जाएगी 1 बाय 1। इसके बाद हमें इनकी वैल्यूज प्रिंट करानी थी, तो हमने यहां पर ये printf यूज किया और एक मैसेज लिख दिया एरे वैल्यूज आर। तो इसका इफेक्ट ये आपको देखने को यहां मिल रहा है, एरे वैल्यूज आर का मैसेज स्क्रीन पर आ गया है। फिर क्योंकि हमें सारी वैल्यूज प्रिंट करनी थी, तो जैसे हमने लूप चलाया वैल्यूज इनपुट करने के लिए, जिससे हमने एरे के सारे एलिमेंट्स एक्सेस किए, उसी तरीके से हम यहां पर लूप चला रहे हैं इन्हें प्रिंट करवाने के लिए। तो अगेन एक फॉर लूप हमने यहां पे लिख दिया जिसमें काउंटर वेरिएबल 0 to 4 तक रन होगा यहां पर आई, और यहां हमने स्कैनएफ की जगह इस बार प्रिंटएफ लगाया। देखिए लास्ट एग्जांपल में हमारा स्कैनएफ था, बट इस एग्जांपल में हमने प्रिंटएफ यूज किया है जिससे कि इजीली हम इन्हें प्रिंट कर सकें। टैब स्पेस देते हुए हमने सारी वैल्यूज प्रिंट की है। हालांकि आउटपुट में मैंने न्यू लाइन लगा दिया है, तो आप लोग चाहो तो इसे न्यू लाइन में कन्वर्ट कर लो। तो बैकस्लैश n हमने यहां पर लिखा, %d लगाया और इस तरीके से हमने n के i ब्लॉक्स की वैल्यू प्रिंट कर दी। तो अगेन i की वैल्यू 0 to 4 तक चलनी है, तो n0 से n4 तक की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। तो इस कोड सेगमेंट का ये इफेक्ट हमको यहां पर देखने को मिला है। एरे को अगर मैं फिल कर दूं तो ये तो चेंज होता ही रहेगा आई वेरिएबल, तो बाकी ये 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से इसमें स्टोर हो जाती हैं वैल्यूज। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम है बिल्कुल, और एरे को काम में लेना बहुत आसान है। बस आपको यहां पर लूप चलाना आना चाहिए, आप इजीली एरे को यूज कर पाएंगे।